हेलो प्यारे बच्चों, मैं पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप सभी जान चुके हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव। इसमें हम 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से हम जितने भी प्रश्न करेंगे वो सारा एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, और जितने भी प्रश्न करेंगे कहीं ना कहीं एक आध बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो हम सभी करेंगे। ये हमारा वीडियो एपिसोड 1 है। हम हर वीडियो का एपिसोड 1, 2 करके देंगे ताकि आपको समस्या ना हो, वीडियो बड़ा ना हो। इसी वजह से 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। फिर बाकी के ऑब्जेक्टिव जो बचेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो का फिर वेट कीजिएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि आप चैप्टर 1 आज पढ़ने वाले हैं, भौतिकी का यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। क्या देखेंगे बच्चों? प्रकाश के परावर्तन से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारा हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई इसमें से ऐसे हैं जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसीलिए एक लाइन लिखा हुआ है, परीक्षा देने से पहले अवश्य देखें। बिल्कुल, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न रहने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग तैयार हैं इस वीडियो को? अब मान के चलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, आपके सामने रहा ये पहला प्रश्न। बिल्कुल, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। अब आपको क्या करना है कि एक कॉपी में 1 से लेके 25 नंबर तक नोट करना है। अब जो 100 के वीडियो देख रहे हैं तो वो कुछ मत कीजिए, बस दिमाग से ही पता कर लीजिएगा कितना सही है कितना गलत। लेकिन जो स्पेशल लाइब्रेरी में या कहीं बैठ के अपने रूम में स्टडी कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि एक पेज निकालिए और पेज में 1 से लेके 25 नंबर तक नोट कीजिए। हम जैसे प्रश्न देंगे आपको तुरंत उसका आंसर बगल में लिख देना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसका आंसर लिख देना है। और जैसे हम तुरंत आंसर बताएंगे, उसका अगर आंसर सही होता है तो उसको लिखिएगा करेक्ट, सही कीजिएगा। फिर अगर गलत होता है तो उसको फिर गलत कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा कि आप जानिएगा कि आप 25 में कितने प्रश्न जानते थे। अगर अंदाज़ा लगाइएगा तो आपको लगेगा सभी तो अबे करता था। ठीक है, तो बाकी बात आप लोगों को जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि 25 ऑब्जेक्टिव का एक बार पेज में ज़रूर लिखिए। चलिए, ये पहला प्रश्न आपका मिल चुका है। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। कहता है सोलर कुकर में, बिल्कुल सोलर कुकर में कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। सोलर कुकर से हम लोग क्या करते हैं? खाना पका सकते हैं। हम लोगों के यहाँ नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे जैसे जंगल सब में वहाँ पर जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी सब होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर खाना कैसे पकाते हैं, तो वो लोग सोलर कुकर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सोलर कुकर है ना, उसमें कौन से दर्पण का यूज किया जाता है आज आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नंबर है अवतल दर्पण का, बी नंबर है उत्तल दर्पण का, सी नंबर है समतल दर्पण का, डी नंबर है इनमें से सभी। देखिए ये जो सोलर कुकर है वो डिपेंड करता है अवतल दर्पण पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है कि सभी किरणें को एक ही जगह मोड़ती है, और कुकर अगर यहाँ लगा दे तो सारा किरण जब एक ही जगह पड़ेगा तो इससे क्या होगा, कुकर बहुत तीव्र गति से गर्म होगा और खाना जल्दी पक जाएगा। तो इसका मतलब है कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण का। क्या याद रखना बच्चों? अवतल दर्पण। चलिए, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इनमें से किस दर्पण का प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं क्या करने में? रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए। ठीक है,
तो अब आपको बताना है कि इसमें से क्या अवतल दर्पण का यूज किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा होगा कि भैया अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है ना, किसी भी क्षेत्र को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी क्षेत्र को क्या करता है, बड़ा करता है। अब छोटा चीज को बड़ा करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। अब देखिए नाक, कान, गला, ये सब छोटा छोटा जगह है। अब इसको अगर बड़ा करके जब तक डॉक्टर नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा बीमारी है, कितना ज़्यादा बीमारी है, बड़ा है कि छोटा है। इसीलिए डॉक्टर लोग रोगियों का नाक, कान, गला जब आदि सब जांच करता है ना, तो वो लोग कौन सा दर्पण का यूज करता है, अवतल दर्पण का। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, अवतल दर्पण का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है अवतल दर्पण क्या होता है। तो अभी तुरंत आपको हम बताए थे। अब ऑप्शन नंबर सुनिएगा, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, अभिसारी एवं अपसारी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिसारी का मतलब क्या होता है, जब किरणों को एक ही जगह मोड़ दे उसे कहते हैं अभिसारी। और अपसारी का मतलब क्या होता है, जो किरणों को फैला दे, अपसारी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण क्या है, तो आप सभी को पता है ये कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में जो किरण आते हैं वो तो किरण को तो मोड़ देता है ना। अवतल दर्पण क्या करती है, किरण को मोड़ देता है। तो किरण को मोड़ने का काम करता है अवतल दर्पण। तो इसका मतलब है कि किरण, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं ना। तो अभिसारी का मतलब होता है कि किरणों का एक ही बिंदु पर आकर मिलना। अर्थात अवतल दर्पण कैसा काम करता है, तो अभिसारी के तरह, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो पूछता है अवतल दर्पण है कैसा, तो अभिसारी है। कैसा है, अभिसारी है। अब इसी में क्वेश्चन रहता है उत्तल दर्पण कैसा है, तो उत्तल दर्पण हो जाता है अपसारी। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं ना, उत्तल दर्पण जो होते हैं वो क्या करता है, किरण को फैला देता है। किरण को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है और देखिए ये किरण आ रहा है और फैल के चारों तरफ इधर उधर बिखर रहा है। तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण कैसा काम करता है, तो वो करता है अपसारी, और अवतल दर्पण करता है अभिसारी जैसा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। जब किरण, बहुत सारी किरणें होंगी, उसके समूह को क्या कहा जाएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, क्या प्रकाश स्रोत कहा जाता है, क्या किरण पुंज कहा जाता है, या प्रदीप्त कहा जाता है, या प्रकीर्णन कहा जाता है। तो बच्चों प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्या कहा जाता है, किरण पुंज बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश पुंज। तो ऑप्शन नंबर में अगर किरण पुंज या प्रकाश पुंज रहे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है। किरण पुंज और प्रकाश पुंज एक ही चीज है। समझ में आया कि नहीं आया, तो किरण पुंज बोले या प्रकाश पुंज बोले एक ही चीज है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। अब कोई वस्तु है, जैसे बल्ब है, उससे प्रकाश निकल रही है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश निकले प्रकाश स्रोत, जहां से ऊर्जा निकले ऊर्जा स्रोत। समझ में आ गया बच्चों, तो जहां से प्रकाश में निकलती है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों, बहुत कन्फ्यूजन होता है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है और अक्सर बच्चे गलती करके आ जाते हैं। आपको हम ट्रिक बताते हैं। एक बात बताइए कि उत्तल कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, और अवतल कितने अक्षर का है, तो अवतल है 4 अक्षर का। तो एक बात बताइए, जिसके पास कॉम है उसको धन का जरूरी है,
अब मान के लिए इसके पास 3 टका, इसके पास 4 टका, तो किसको ज़्यादा जरूरी है पैसा का? जिसके पास 3 है तो उसको धन का जरूरी है, यानी इसका मतलब इसको चाहिए धन। इसके पास ज़्यादा पैसा है तो ये क्या करेगा, इसके पास ये ऋण दे सकता है दूसरे को। तो इसका मतलब है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी क्या? फोकस दूरी होगी ऋणात्मक, फोकस दूरी होगी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। क्योंकि धनात्मक उत्तल 3 अक्षर का है, अब 3 अक्षर तो छोटा है, कम है, अब कम है तो इसको तो धन की जरूरत है, तो भैया इसका फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, कभी कंफ्यूजन होगा? अच्छा, उत्तल लेंस बोले या उत्तल दर्पण, बात एक ही है, उत्तल का याद रखना है। उत्तल हमेशा दिमाग में फिक्स रखना है कि उत्तल 3 अक्षर का है। अब 3 अक्षर है तो इसका मतलब है कि 3 है, बहुत कम है, तो कम है तो इसको धन की जरूरत है, तो इसका फोकस दूरी होगी धनात्मक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर अवतल दर्पण का पूछा है ना, तो अवतल दर्पण का क्या होगा फोकस दूरी? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? यानी इसमें से कौन सा मीडियम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, पूरा स्पीड में चलता है? आपको मीडियम बताना है। क्या कांच में प्रकाश की चाल पूरा स्पीड में चलती है, या पानी में, या लोहा में, या निर्वात में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कांच में प्रकाश की चाल लगभग होती है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम लोग पढ़े हैं पानी में होता है लगभग 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लोहा में तो बहुत कम होगा, और निर्वात में हम लोग पढ़े हैं 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम लोग ये भी जानते हैं प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा इसी में होती है, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है शून्य, हवा हुआ कुछ नहीं हो, पूरा खाली हो। अब प्रकाश की स्पीड कितनी होगी? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बच्चों? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको याद रखना 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ये भी पूछ देता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है? भले एक ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो हम आपको तुरंत करा रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी बस ध्यान रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अब आपको बताना है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और अवतल दर्पण में कैसा बनता है। तो आप सभी अगर पढ़े होंगे, देखिए सबसे पहले समझिए कि अवतल दर्पण का काम है किरण को मोड़ना, किरण को मोड़ना, किरण को मोड़ना, ठीक है? और उत्तल दर्पण का काम है किरण को फैलाना, किरण को फैलाना, ठीक है? तो देखिए जब किरण को मोड़ेगा तभी दर्पण से इमेज बन सकता है, यानी प्रतिबिंब तब बनता है जब किरण मुड़ता है। अब यहां तो किरण मुड़ नहीं रहा है, किरण तो फैल रहा है, इसका मतलब है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? केवल अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण किरण को मोड़ता है। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती हम उत्तल दर्पण में फोटो बनाएंगे तब क्या होगा? उस कंडीशन में तब रियल इमेज नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वही पूछ रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया आभासी बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है भैया? काल्पनिक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? अब देखिए वस्तु से छोटा हमेशा कब बनेगा? तो अब देखिए क्या है, सबसे पहला बात आपको हम बता दिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है? तो सभी साइज का, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में तो आपको हम अभी तुरंत बताए प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है।
और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। लेकिन एक बात और जानिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा और उसमें क्या होगा, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा बच्चों, छोटा। ये याद रखना है आपको कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सेंटर है। अब ये एक किरण आ रही है, अब ये किरण क्या हो रहा है, फैल के सीधा चला गया ऊपर। अब ये किरण जो है, अब ये किरण तो फैल के चला गया, तो किरण तो मुड़ा नहीं है ना, लेकिन इसको मुड़ना कहाँ चाहिए था, फोकस पर। और दूसरा किरण कहाँ से जाना चाहिए था, सेंटर से। लेकिन यहाँ पर तो हुआ नहीं। इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि भैया ये जो है ना, ये किरण जो है ना नहीं मिला, ये क्या हो गया, हमारा किरण तो मिला नहीं, ये तो किरण सीधा ऊपर चला गया। अब क्या होता है, सेंटर ऊ बगल है, फोकस ई बगल है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ से मान के लिए वस्तु है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे दो किरण मिलाएंगे, यहाँ सेंटर से नहीं गुजारना है, छोड़ दीजिए। एक फोकस से गुजरेगा और दूसरा यहीं से किरण निकलेगा और कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से। तो जब यहाँ कटा तो देखिए प्रतिबिंब की साइज देखिए और वस्तु की साइज देखिए, कितना अंतर है। ये ए बी है और ये है ए डैश बी डैश। देखिए अंतर, देखिए दोनों का साइज में अंतर देखिए। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, छोटा। जब आपको हम क्या करेंगे ना, एक वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे इसमें कि केस, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इसका हम वीडियो पोस्ट कर देंगे। फिलहाल आप जानिए कि भैया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है वाहनों के साइड मिरर। वाहन जो होते हैं, बाइक या कार, कुछ भी बड़े बड़े वाहन सब, उसमें क्या होगा ना, दोनों साइड में देखिएगा आईना लगा होगा, मिरर लगा होगा। वो मिरर कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण होता है, बी नंबर उत्तल दर्पण होता है, सी नंबर समतल दर्पण होता है और डी नंबर इनमें से सभी। तो अभी आपको हम पढ़ाए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। तो छोटा बनेगा कब, तो अब देखिए कार में जो हम लगाएंगे, तो कार में उतना बड़ा तो फोटो आईना लगा नहीं सकते हैं, तो कार में या बाइक में हम छोटा आईना लगाते हैं। छोटा आईना में क्या होता है, हमें बड़े बड़े ट्रक को देखना होता है पीछे में। साइड मिरर क्यों लगाया जाता है, पीछे से जो वाहन आ रहा है उसको हम देख सकें कि भाई पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है। ओवरटेक करना है तो पीछे का गाड़ी देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि पीछे के वाहनों को देखना। पीछा का ट्रक बहुत बड़का आ रहा है, पीछे से ट्रक बहुत बड़ा आ रहा है, अब वो छोटका सा आईना में दिखेगा ट्रक, तो बताइए, तो अगर नॉर्मल आईना लगाते तो वो ट्रक दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसमें छोटा प्रतिबिंब बने। तो छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। अभी तुरंत हम लोग बताए कि भैया उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो भैया जो छोटा प्रतिबिंब जिसमें बनता है वही हम लोग क्या करते हैं, अपने बाइक में या कार में साइड मिरर के रूप में लगाते हैं। तो साइड मिरर के रूप में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपको क्या मारना है भैया, उत्तल दर्पण का यूज होता है। समझ में आ गया, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा कि साइड मिरर में कौन सा यूज होता है, किसका, तो उत्तल दर्पण का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र इनमें से कौन है, 1/v + 1/u = 1/f, या 1/v - 1/u = 1/f, 1/v + 1/f = 1/v, फिर कहता है 1/f + 1/u = 1/v। तो इसमें से कौन सा सही है। तो भैया आप लोगों को पता होगा कि दर्पण सूत्र हम लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u। अब देखिए गौर से, यही तो लिखा है यहाँ पर 1/v + 1/u = 1/f, यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = कितना, 1/f। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। मतलब एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ऐसे प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है। अब एक प्रकाश की किरण सीधा ऊपर से पड़ती है, मान के लिए यहाँ से टॉर्च जलाए और सीधा पड़ता है। तो अब बताइए जब यहाँ पर आ तो ये तो किरण, तो अब देखिए किरण अगर
ऐसे पड़ेगा तो इधर भागेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं आपतित किरण भागता किधर, परावर्तित किरण की ओर, जिधर जितना डिग्री का एंगल इधर उतने डिग्री का एंगल इधर। अब ये किरण सीधा ऊपर से पड़ता है तो किरण तो उसी दिशा में चला जाएगा, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा, कुछ नहीं, जहां से आया वहीं चला गया, यानी इसका मतलब एंगल कहां बना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 0 डिग्री। तो क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर जब लंबवत आपतित होती है, सीधा ऊपर से पड़े, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आंसर होगा इसका क्या, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण होता है, अब समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उसमें प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अब आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन है कि वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो समझिएगा, हम लोग जो घर में मिरर यूज करते हैं समतल दर्पण में, उसमें क्या होता है, हम लोग कल्पना करते हैं कि नहीं भैया आईना के पीछे भी दुनिया है, हम लोग यही कल्पना करते हैं ना, यानी हमेशा हम लोगों का जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में यानी प्लेन मिरर में, कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम लोग आभास करते हैं कि नहीं पीछे में हम हैं, लेकिन क्या रियल में रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। यानी काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आभासी बोले या काल्पनिक बोले, बात एक ही है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं। और एक बात ये भी याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है बच्चों, हमेशा सीधा होता है, ये बात का ध्यान में रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। समझ में आया? देखिए कितना मजा आता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव बनाना। तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी ऑब्जेक्टिव सोचे होंगे कि भैया कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव सब है। देखिए यही सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव इतना वीवीआई है कि एग्जाम के लिए मेरा अनुभव कहता है एग्जाम में इससे तो 2-4 क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में छोड़ के भागने का जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए, जैसे एक अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका कोई कारणवश क्या होता है, निचला भाग टूट जाए, क्रैक कर जाए, तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कहता है सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए होगा क्या ना, समझिएगा यहाँ पर कि अगर अवतल दर्पण का निचला भाग टूटे या ऊपरा भाग, कोनो भाग अगर टूट जाता है तो उस प्रतिबिंब कैसा बनता है, कम तीव्र। कैसा बनता है, कम तीव्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान याद रखिएगा कि यदि दर्पण का कोई हिस्सा टूट जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर दो चीज है, आवर्धन। आवर्धन आप लोग जानते होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, पढ़े हैं ना। तो भैया आवर्धन अगर किसी का ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए नंबर है वास्तविकता और सीधा, ऑप्शन बी नंबर है आभासी और सीधा, सी नंबर है आभासी और उल्टा, और डी नंबर है वास्तविक और उल्टा। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, समझिएगा। आवर्धन का मान आप लोग दो चीज याद रखिएगा, दर्पण में सिर्फ याद रखना, दर्पण में यदि आवर्धन रहा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक रहा यानी माइनस में रहा, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे हमेशा उल्टा होता है। और याद रखना है यदि आवर्धन धनात्मक होता है दर्पण में तो वास्तविक नहीं, यहाँ पर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा।
तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है कि आवर्धन ऋणात्मक बन रहा है, तो बताइए क्या होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा। डी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों। तो ये दो लाइन ध्यान में रखना है, धनात्मक बनेगा तो काल्पनिक और सीधा, और ऋणात्मक बनेगा तो वास्तविक और उल्टा। समझ में आया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब कहता कोई भी दर्पण है उसमें क्या होगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर r/2। एफ बराबर क्या, r/2। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी 20 दिया है बराबर r/2। ठीक है। अब दो r का मान पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या यानी r निकालना है आपको। 2 भागा में इधर आयत गुना में 20 दूना 40 हो जाएगा, तो r का मान क्या होगा, 40। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाँ लेकिन एक चीज़ और है, अगर इसमें धनात्मक अगर माइनस वाला रहता, +40 -40 दोनों रहता ना, तब -40 आंसर होता। क्यों होता बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये -20 होता, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती, -40 होती कि नहीं होती। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ माइनस का यूज ही नहीं किया गया है, तो इसीलिए आप लोगों को हड़बड़ाने का देरी नहीं है, हड़बड़ाइए मत, डायरेक्ट ऑप्शन में मारिए। 20 फोकस दूरी है तो त्रिज्या हो जाएगा 40। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समझिएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन का मान क्या होता है समझिएगा। देखिए जैसे समतल दर्पण होता है ना, इसमें जितना वस्तु की दूरी होती है उतने प्रतिबिंब की दूरी होती है, और जितना वस्तु की ऊंचाई होती है उतने प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। इसका मतलब है कि 1, अगर मान के चलिए वस्तु की ऊंचाई 1 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 1 बन रही है, तो कट के कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, +1। समझ में आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग पढ़े हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब हम लोगों के घर में जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, जितना हाइट मेरा उतने हाइट प्रतिबिंब का, यानी फोटो का भी हाइट उतने रहता है, और वो भी सीधा रहता है, जैसे हम है वैसे वो रहता है। इसका मतलब है मेरा ऊंचाई 1 तो उसका भी ऊंचाई 1, तो 1/1 कट के कितना, 1 ना आएगा हो भैया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1। समझ में आ गया। तो आवर्धन समतल दर्पण में द्वारा आवर्धन कितना होता है, +1। समझ में आ गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इस पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, कहता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। जब चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, चिन्ह परिपाटी का यूज कब करते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है, तब यूज करते हैं चिन्ह परिपाटी का। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भैया चिन्ह परिपाटी का तो हम लोग यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि चिन्ह परिपाटी का जो यूज होता है उसमें दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो बच्चों चिन्ह परिपाटी का जो यूज होता है ना, ये होता है पोल, ध्रुव, और ध्रुव से ही सभी दूरी मापी जाती है, चाहे फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, वो सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या नहीं, फोकस नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं तो ध्रुव इसका करेक्ट आंसर है। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया जितनी भी दूरियां मापी जाती है दर्पण में वो कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। कहां से मापी जाती है, ध्रुव से, पोल से। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहता है। जैसे गोलीय दर्पण है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फोकस है और यहाँ ध्रुव है, पोल है, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे। तो भैया इसके दूरी को, बीच के दूरी को कहते हैं फोकसांतर या फोकस दूरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फोकस दूरी। तो फोकसांतर बोलिए या फोकस दूरी बोलिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए नंबर अक्ष नहीं, बी नंबर फोकस दूरी, बिल्कुल सही है भैया, फोकस दूरी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। तो वही पूछता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भैया, फोकस दूरी कहते हैं, या फोकसांतर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे।
अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। अभी तुरंत हम चर्चा कर रहे थे भैया कि काल्पनिक यानी कल्पना करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोले या आभासी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक बोले या आभासी बोले, हमेशा प्रतिबिंब इसका कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए नंबर, सीधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों, उल्टा। कैसा होता है बच्चों, उल्टा। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है ना भैया, फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, r/2। क्या होता है बच्चा, r/2। ठीक है, अब r का मान 20, अब बटे 2, 20/2 कट के कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया 10 सेंटीमीटर, ए नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, कि अगर फोकस दूरी दिया रहे, अगर त्रिज्या पूछे तो आसानी से निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है टॉर्च या वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का यूज होता है। अब अग्रदीप में कौन सा दर्पण का यूज होगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। वाहनों के अग्रदीप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेडलाइट। क्या कहते हैं बच्चों, हेडलाइट। तो हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है बाइक सबका, उसमें कौन सा मिरर लगा होता है। उसके देखिएगा आप, हेडलाइट का जो है ना, जैसे ये हेडलाइट है, इसके साइड में ना क्या मिरर लगा होता है। अब इसका काम क्या है कि भैया ये किरण को फैलाता है, किरण को क्या करता है, फैलाता है, तब तो पूरा रोड रोशनी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि भैया वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो किरण को फैलाने का काम कौन करेगा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अवतल दर्पण। क्या नाम है, अवतल दर्पण। समझ में आ गया बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण, ए नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, कोई गोलीय दर्पण है, जैसे एक अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। अब ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर आर है। ठीक है, यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या हो गई। इसके बीच जो ये लाइन गुजरा है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, यहाँ बीच में फोकस होता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों, इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष बोलिए, या इसका दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। क्या नाम है बच्चों, प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए। तो ऑप्शन देखिए, कहीं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, तो बिल्कुल है भैया, बी नंबर में है मुख्य अक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया। या एग्जाम में अगर प्रधान अक्ष भी रहे तो प्रधान अक्ष मार देना है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो, ठीक है, क्या कहलाता है, बाहर की तरफ से वक्रित है। जैसे मान के चलिए ये दर्पण है, ये ऐसे वक्रित है बाहर की तरफ से, अब पीछे से पेंट है, पीछे से क्या है, पेंट है। तो बाहर की तरफ से जब वक्रित रहता है, बाहर की तरफ से, अब हम लोग देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब हुआ कि उभार मार रहा है, ऐसे धसा हुआ नहीं है, उभड़ा हुआ है, वक्रित है बाहर की तरफ से। तो बताइए इस दर्पण को क्या कहेंगे भैया, इस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। हम लोग बताए थे ना कि भैया कि वह दर्पण जिसके अंदर हिस्सा में पेंट किया हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो भैया बाहर से वक्रित है, इसका मतलब अंदर से पेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर तरफ से वक्रित है क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, उत्तल दर्पण। सी नंबर क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। समझ में आ गया। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है जिन वस्तुओं से प्रकाश आसानी से निकलती है, निकलती नहीं आर पार हो जाती, उसे क्या कहते हैं। कोई वस्तु है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, जैसे कांच होता है, कांच से प्रकाश एक बगल से आर पार होता है कि नहीं होता है, आराम से हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। अब बताइए वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो भैया वैसे पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शी। जब प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी
पारदर्शी। और प्रकाश अगर आर पार ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। और अगर प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो, हल्का सा, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, अगर थोड़ी मात्रा में आर पार हो तो उसे कहेंगे पारभासी। क्या कहेंगे? पारभासी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो बच्चों, अब ये आपका आज का ये जो 25 प्रश्न का वादा था वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपकी बारी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, इसमें आप कितने जानते थे उसको कमेंट कीजिए और इसी तरीक़ा से सपोर्ट करते रहिए। और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, देखिए हमारा बहुत सारा वीडियो है, उस पर आराम से देखिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। विश्वास से इस चैनल से जुड़े हैं, विश्वास हम आपका नहीं टूटने देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।